हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी में जो स्टार्ट करने वाले हैं, भारत का जो संवैधानिक विकास है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। उससे पहले यदि आप देख लीजिए इस पर सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, आइए हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। डेली हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, देखिए सिलेबस यहाँ पर है, देख लीजिए। हम लोग को पढ़ना है भारत का संवैधानिक विकास, आज पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे भारत की विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत पढ़ेंगे, सेकेंड टॉपिक रहेगा। और थर्ड रहेगा जो भारतीय संविधान के भाग हैं उसको पढ़ेंगे। जितने भी भाग हैं 22 भाग हैं, उनको टोटल अच्छे से पढ़ेंगे। भारत की जो प्रमुख संविधान की अनुसूचियाँ हैं 12, उसको पढ़ेंगे अच्छे से। और पढ़ेंगे जो भारतीय संविधान की विशेषता है, क्या विशेषता है कि भारत का संविधान कैसा है, लिखित है, बड़ा संविधान है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। उद्देशिका पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ और राज्य क्षेत्र संबंध पढ़ेंगे हम लोग। और नागरिकता पढ़ेंगे, मूल अधिकार पढ़ेंगे, राज्य के नीति निषेध तत्व पढ़ेंगे। अच्छे से पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य हैं 11, उन टोटल को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ये पढ़ेंगे, और परिषद जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है उसको पढ़ेंगे। संसद के बारे में पढ़ेंगे। और राज्यपाल, विधानमंडल, उच्च न्यायालय और केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध, वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, ये पूरा करके है, आगे देख लीजिए। प्रमुख आयोग जितने भी हैं पूरा अच्छे से उनको पढ़ेंगे। राजभाषा पढ़ेंगे, कितनी राजभाषाएँ, किस तरह राजभाषाओं का कितने कैसे कैसे दर्जा दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। पंचायती राज और नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे। संविधान संशोधन पढ़ेंगे और विविध जो भी छूटेगा उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा, जो इंडियन पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। इससे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आज इसी वीडियो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। लास्ट तक बने रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भारत के संवैधानिक विकास में, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता में 1774 में की गई थी। अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पूछ ले, कहाँ की गई थी? कोलकाता में 1774 में की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, ठीक है। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस चार्टर्ड एक्ट के अधिनियम के द्वारा दिया गया? भारतीयों को भाग लेने का 1833 में जो चार्टर्ड एक्ट 1833 था, उसके द्वारा भारतीयों को जिसे प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिल गया था, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? देखिए भारत शासन, जो भारत परिषद अधिनियम 1892 था, उसके द्वारा भारतीयों को बहस करने का अधिकार प्राप्त हो गया, बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। देखिए केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो ये देखिए ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज होकर 1935 मार देते हैं, लेकिन 1919 है, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। जो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, वो किससे प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ, उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी क्या भूमिका, कौन कौन सी एक्ट लगाई, और जो ब्रिटिश क्राउन थी और उसके हाथ में मतलब चला गया शासन, तो क्या क्या अधिनियम लगाई उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या क्या था, अब देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 वाला था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, और एक चार्टर्ड एक्ट 1793 वाला था, एक चार्टर्ड एक्ट 1813 था, चार्टर्ड एक्ट 1833 भी था, चार्टर्ड एक्ट 1853 था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। और ये जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो था, भारत शासन अधिनियम 1858, उस समय 1857 की क्रांति के बाद जो शासन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। और 1858 में जो भारत शासन अधिनियम 1858 में ब्रिटिश क्राउन जो महारानी थी उनके हाथ में था। अब भारत परिषद अधिनियम 1861 अब उन्हीं के हाथ में आ गया है। तो अब देखिए भारत नाम यहाँ से जुड़ गया है। देखिए अब भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इसको अच्छे से हम लोग लास्ट में हम लोग, इसमें नहीं तो अगले वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। इतना यहाँ तक जान लिए। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें।
केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? केंद्र में जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी वहाँ पर देखिए, विधानमंडल में जो द्वैध शासन था 1919 था। केंद्र में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1935 है। इसमें केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था जो थी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत थी इसमें। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में तो जो संघीय शासन था उसका प्रावधान किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 में। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। जिसे 19 जो भारत शासन अधिनियम 1919 था उसकी समीक्षा उसकी जाँच पड़ताल करने के लिए ना जो साइमन कमीशन 1927 में आया था वो उसी की जाँच करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1919 की जाँच करने के लिए ये आता है। अब आगे देखते हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापित करने का प्रावधान किस भारतीय शासन अधिनियम में हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। जो अखिल भारतीय जो होता है यूपीएससी जो अखिल भारतीय संघ होता है यूपीएससी, उसको किस शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। जो भारत में केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन हुआ वो भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? तो 1942 जो था, क्रिप्स मिशन 1942 जो था उसके द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का जो गठन था किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन जो था 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा था उसका गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा देखिए प्रस्तुत योजना के अनुसार जो संविधान सभा में प्रांतियों को निर्वाचन किस अनुपात में था? मतलब देखिए, तो प्रांत बटे हुए थे तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होते थे। प्रांत कैसे बटे हुए थे? 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रांत डिसाइड हुआ था। अब देखिए आगे, भारतीय संविधान के निर्माण करने में संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। जो जितने भी प्रांत थी और उनके विधानसभाओं द्वारा। अब देखिए, अंतरिम सरकार में कौन कौन क्या क्या अपना पद संभाले हुए थे उनके बारे में आज थोड़ा बात करते हैं। देखिए, अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू जो थे राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेशी मामले संबंधी जो विभाग था वो जवाहरलाल नेहरू को मिला था। आगे चल के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था गृह, सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय, जो मंत्रालय मिला था। और आगे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसको मिला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। और आगे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1947 के बाद क्या बना दिया गया? प्रथम राष्ट्रपति बन गए। देखिए, जॉन मथाई उनको उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय मिला था। जॉन मथाई जो थे 1946 के जो अंतरिम सरकार थी उसके अंतर्गत उन्हें उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था। ठीक। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय मिला था। श्रम मंत्रालय जो लेबर मिनिस्ट्री होती है उनको मिला था जगजीवन राम को। अब देखिए, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय मिलता है। रक्षा मंत्रालय बलदेव से बल था इनके पास रक्षा करने के लिए। ठीक है। लियाकत अली खां को क्या मिला था? वित्त मंत्रालय मिला था। लियाकत अली खां को क्या मिला था? वित्त मंत्रालय दिया गया था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्रालय, सी राजगोपालाचारी को मिला था, शिक्षा एवं कला मंत्रालय। अब आगे चलिए देखते हैं भारत की जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? देखिए, लगातार जो बैठक हुई थी 9, 10, 11, 12, 13 5 बैठक टोटल हुई थी इस तरह। जैसे कि जो इम्पॉर्टेंट बैठक हुई 9, 10, 11, 12, 13। तो देखिए, 9 तारीख को पहली बैठक हुई, उसके बाद 10 को माना नहीं जाता था, वो बैठक हुई मतलब एक तरह से निरस्त कर दी। उस बैठक का चर्चा नहीं संविधान में होता है, लेकिन 11 को हुई। उसके बाद फिर से 12 को भी लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती है। अब फिर से 13 को हुई। इस तरह बैठक हुई, 5 बैठक लगातार हुई थी। अब चलिए देखिए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे जो तैयार किए थे? प्रारूप समिति जो तैयार किए थे, प्रथम प्रारूप समिति किसके द्वारा तैयार किया गया था? प्रारूप समिति अध्यक्ष पूछते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लेकिन प्रथम प्रारूप जो तैयार किए थे वो बी एन राव थे। बी एन राव द्वारा इनका प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है। अब देखिए,
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष जैसे परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किए। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आपका 13 दिसंबर 1946 को, अब 13 दिसंबर 1946 में कौन सी बैठक हुई थी? पहली बैठक 9 को, दूसरी बैठक 9 को 10 हुई थी, दूसरी 11 को, और 12 13 को, तो तीसरी बैठक, एक तरह से तीसरी बैठक में उल्लेख होता है उद्देश्य प्रस्ताव का। देखिए, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा कब मतलब स्वीकृत किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को जो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव था उसे स्वीकृत किया गया। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण काल में जो संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? कुल टोटल 12 अधिवेशन हुए। जो संविधान सभा बनी तो कुल टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या और है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। अब पूछ दे संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। बी एन राव जो थे उस संवैधानिक सलाहकार थे। देखिए, भारत की संविधान सभा में वर्तमान समय में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 22 राष्ट्रीय ध्वज और गान भी इसी समय। अब देखिए आगे अभी देखेंगे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत इसी दिन अपनाया गया। अभी देखेंगे आगे क्या क्या है। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे, इनके द्वारा संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई। ठीक है, अब देखिए भारत का जो संविधान कब स्वीकृत किया गया? स्वीकृति मिल गई 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब स्वीकृत? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा देखिए अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। जो 11 दिसंबर 1946 को हुई दूसरी बैठक, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, तभी से संविधान सभा का निर्माण प्रारंभ हो गया। अब 22 जनवरी 1927 को सर्वसम्मति द्वारा कर लिया गया, मतलब सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1927 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा को, 22 जनवरी 1947 को। चलिए आगे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को उसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को उसे पूर्णतः लागू कर दिया गया इसे। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा। जनगण मन कब और राष्ट्रगान जनगण मन राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ठीक है, आगे देख लेंगे। देखिए 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत को भी इसी दिन अपनाया गया था। और देखिए भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय चिन्ह था उसको कब अंगीकृत एडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950 को। जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है उसको 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया। ठीक है, संविधान सभा की सलाहकार और समिति जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष पूछे तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, और सलाहकार समिति जो बनी थी एडवाइजरी कमेटी थी, उसके सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट है। देखिए झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति। अब देखिए जो प्रमुख समितियाँ थी उनके अध्यक्ष देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। देखिए ये प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष, जो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ क्या पूछ ले, उद्देश्य क्या पूछ ले, कुछ भी संघ से संबंधित ज़्यादातर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। ठीक है, तो संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये देखना है प्रांतीय का सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय का थे, इसको याद करें। प्रारूप समिति क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति प्रथम बार बी एन राव प्रस्तुत किए थे, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर जी। और देखिए मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के परामर्श संबंधी एक समिति आई थी। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और परामर्श संबंधी एक समिति आई थी, उसके अध्यक्ष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
और आगे देखते हैं प्रक्रिया नियमन समिति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया जो नियमन समिति थी उनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जो राज्यों के लिए एक समिति बनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए एक समिति के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति कौन थे? जीबी मावलंकर थे। जीबी मावलंकर। देखिए बीएन राव, देखिए अब जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब प्रारूप समिति में कुल टोटल 7 लोग थे भीमराव अम्बेडकर को लेकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे और 6 अन्य लोग थे। अब उनका नाम देखिए अच्छे से हम लोग याद करते हैं। देखिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और 6 अन्य सदस्य। देखिए देखो एन गोपालास्वामी अय्यर एक पहले थे। एन गोपालास्वामी अय्यर थे। एन गोपालास्वामी अय्यर पहले थे। दूसरा थे डॉक्टर के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे, के एन मुंशी। और तीसरे नंबर पर थे बी एम मित्रा। इनके स्थान पर देखिए बी एन मित्रा के स्थान पर कौन आ गए? एन माधव राव। और उसके बाद चौथे नंबर पर थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर थे। और पाँचवें नंबर पर जो सादुल्ला थे 5वें नंबर पर सादुल्ला। तथा ये देखिए डीपी खेतान की जगह पे एक और आ गए टीटी कृष्णमाचारी करके थे एक, वो भी आ गए टीटी कृष्णमाचारी। ये 6 लोग जो थे प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे डॉक्टर देखिए संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्ष थे। जो भीमराव अम्बेडकर थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे संविधान सभा के निर्वाचन प्रेसिडेंसी हुआ था वो बम्बई प्रेसिडेंसी थे। अब आगे देखते हैं 1947 से 1950 में ये पहले मतलब बम्बई प्रेसिडेंसी जो थी 1947 से 50 तक थी। पहले वो थे बंगाल प्रेसिडेंसी 1946-47 में बंगाल प्रेसिडेंसी में थे। ठीक है आगे देख लीजिए भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया था और सभी सदस्य दोनों प्रतियों पर मतलब हस्ताक्षर किए थे। सभी मतलब सदस्य जितने भी सदस्य थे वो दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है यही हम लोग का आज का भारत के संवैधानिक विकास हम लोग का खत्म हो चुका है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे ये अगला चैप्टर हम लोग का भारत के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ओके बाय बाय, थैंक यू।